मैं भगवान सिंह मीना, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय वर्ण व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षुद्र वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों वर्ण गुण, कर्म एवं स्वभाव के आधार पर बनाए गए। इस विभाजन को ही वर्ण व्यवस्था कहा गया है। इन वर्णों के बारे में विशेष जानकारी निम्न प्रकार प्रस्तुत है। पहला, ब्राह्मण वर्ग। वर्ण व्यवस्था का आदि सोपान ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्। इस वैदिक अवधारणा के अनुसार ये विराट पुरुष का मुख है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव शरीर में मुख ही मुख्य होता है, ठीक उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख्य है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान से संबंध होने के कारण भी उसको ब्राह्मण संज्ञा है। ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का माना है कि ब्राह्मण शब्द ब्रह्म धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है निरंतर बढ़ते रहना। चूँकि प्रारंभ में ये वर्ण ही बड़ा हुआ था, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर इसे बड़े हुए रूप में देखे जाने के कारण इसकी ब्राह्मण संज्ञा थी। ब्राह्मण के कर्मों का निर्देश करते हुए मनु लिखते हैं, अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मणानाम अकल्पयेत। अर्थात पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना एवं दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का दूसरा सोपान था बाहुराजिन्य कृत की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष की भुजा स्वरूप माना गया था। शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्षत्रात् त्रायते इति क्षत्रिय, अर्थात जो सत होने से बचाता है, रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है। जैसा कि कालिदास ने भी कहा है, सतात किल त्रायत इत्योग्र क्षत्र से शब्दों भुवनेषु रूढ़। मनु ने क्षत्रिय के लिए निम्न कर्मों का निर्देश किया है, प्रजानाम रक्षणम दानम इज्जे अध्ययनम एव च विशेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत। अर्थात प्रजाओं की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना तथा विषयों में वासना का परित्याग, ये संक्षेप में क्षत्रिय के गुण कर्म कहे गए हैं। तीसरा, वैश्य वर्ण। वैश्य
वर्ण व्यवस्था का तृतीय सोपान था। उरु तदस्य यत वैश्य की वैदिक अवधारणा के अनुसार ये वर्ण विराट पुरुष की जंगा स्वरूप था। जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना एवं कृषि आदि कर्मों का व्यवस्थापन वैश्य के लिए निर्दिष्ट था। वेद में विश्व शब्द प्रजा को कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि वैश्य वर्ण पर ही संपूर्ण प्रजा अवलंबित थी। वहीं अन्य सब वर्णों के जीवन का आधार था। मनु ने वैश्य के गुण कर्मों को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है। पशूनाम रक्षणम दानम इज्जे अध्ययनम एवच वणिक पथम कुसिदिम च वैश्य से कृषि एवच। अर्थात पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना तथा कृषि करना ये वैश्य के कर्म है। चौथा क्षुद्रवर्ण। क्षुद्रवर्ण व्यवस्था का चौथा सोपान था। पदभ्याम क्षुद्रो अजायत की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष का चरण था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर चरणों पर ही टिका हुआ है तथा संपूर्ण शरीर की गति अर्थात क्रिया के लिए चरण ही सक्रिय होते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के आधार रूप में तथा उसे सक्रिय बनाने के लिए इस वर्ण का अत्यंत महत्व स्वीकार किया गया है। मनु ने क्षुद्र के कर्म का निर्देश निम्न प्रकार किया है। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतासामेव वर्णानां शुश्रूषा चानसूया। अर्थात क्षुद्र के लिए एक ही कर्म है, वह अपने स्वामी का काम लगन से करे, अन्य वर्णों की सेवा में उसका किसी भी प्रकार का पारस्परिक ईर्षा भाव न हो। उक्त वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है, सवे सवे कर्मण्यभिरत समसिद्धि लभेत नर सव कर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। अर्थात अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शब्द है समसिद्धि, इसका अर्थ है अपने उद्देश्य को भली प्रकार प्राप्त कर सकना। अतः ब्राह्मण का कार्य समाज में जितना अच्छा है उतना ही एक क्षुद्र वैश्य अथवा क्षत्रिय का भी है। समाज में सबका अपना अपना कार्य है और अपना अपना स्थान है। समाज किसी को ऊंचा अथवा नीचा नहीं मान सकता।
मनुष्य के स्वभाव तथा गुण के अनुसार उससे कर्म लेने से वह ऊंचा अथवा नीचा नहीं समझा जा सकता। समाज के सब घटक, चाहे वह किसी भी वर्ण के हो, मनुष्य होने के नाते सब समान है। तात्पर्य यह है कि मानव अधिकार मनुष्य मात्र के लिए समान है। मनुस्मृति, महाभारत, गीता, उपनिषद आदि सभी ग्रंथों में जहाँ भी वर्णों के कर्मों का उल्लेख है, वहाँ कहीं ऊंच नीच की बात नहीं लिखी है। इसी प्रकार कहीं भी जन्म का उल्लेख नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं था, न ही वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच जैसी कोई बात थी। यद्यपि महाभारत आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाद में पिता का कर्म ही पुत्र करने लगा, अतः वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जन्मना बन गया। इसके बाद भी महाभारत काल तक वर्ण व्यवस्था में कर्म की पूर्ण प्रधानता थी। अब विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति में समाज संगठन का महत्वपूर्ण आधार थी। समाज के सुव्यवस्थित संचालन एवं सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त कार्य प्रणाली को अपनाना वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। चारों वर्णों का विकास आवश्यकता होने पर क्रमशः संभव हुआ था। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी कार्य की आवश्यकता अनुभव हुई, तभी तदनुकूल कर्म करने हेतु एक वर्ग विशेष को दायित्व सौंपा दिया गया और उस उक्त कर्म विशेष के कर्ता वर्ग को उस विशिष्ट वर्ण की संज्ञा प्राप्त हो गई। अंत में जब चारों वर्णों का निर्माण हो गया, तो सामाजिकता की सुरक्षा हेतु धर्म की मर्यादाएं लागू की गई और वर्ण धर्म निश्चित किए गए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का उद्भव एवं विकास एक सुनियोजित वैज्ञानिक ढंग से हुआ। मानवीय गुणों, स्वभाव व कर्मों के आधार पर वर्णों का कार्य विभाजन करना समाज संगठन की दृष्टि से नितांत उचित था। प्रत्येक वर्ण समाज को सफल बनाने के अपने अपने वर्ण धर्मों की अनुपालना हेतु प्रतिबंधित थे। ब्राह्मण वर्ण समाज को ज्ञान प्रदान करता था। क्षत्रिय वर्ण बाह्य आक्रमणों से समाज का रक्षक था, तो वैश्य वर्ण जीवन यापन की सामग्री उपस्थित करता था और क्षुद्र वर्ण समाज के शेष सभी वर्णों की सेवा कार्य करता था। इस तरह व्यवस्थित भारतीय समाज में ऊंच नीच, छुआछूत जैसी दुर्भावना नहीं थी, किंतु
स्मृति काल में स्मृतिकारों ने जब दंड विधान बनाए तो कार्यों की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता के आधार पर भेदभाव किया। ब्राह्मण को उत्कृष्ट मानकर दंड विधान में छूट दी तो क्षुद्र को निकृष्ट मानकर उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की। इससे ऊंच नीच की भावना का जन्म हुआ। मध्यकाल में जब वर्ण परिवर्तन बंद सा हो गया और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित माने जाने लगा तो ऊंच नीच की भावनाओं के समांतर छुआछूत की भावना उदित हुई। कई परवर्ती स्मृतिकारों ने भक्ष्याभक्ष्य तथा स्पृश्यास्पृश्य के नियम बना दिए। इससे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप विकृत हो गया और वर्णों को न मानकर जनसाधारण ने जाति को ही महत्व प्रदान किया। इससे जातिवाद की दुर्भावना उत्पन्न हो गई जो राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त घातक सिद्ध हुई। आज भले ही वर्ण व्यवस्था लागू न हो, फिर भी मर्यादित सामाजिक जीवन के लिए उसके औचित्य को कदापि नकारा नहीं जा सकता। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज वर्ण व्यवस्था का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भारतीय आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा।